नमस्कार, आप देख रहे हैं रफ्तार मीडिया। मैं हूं आपके साथ रक्षंदा खान। आगे आप मेरे साथ देखेंगे उत्तराखंड की तमाम छोटी बड़ी खबरें विस्तार से, लेकिन उससे पहले नजर डालते इस वक्त की हेडलाइंस पर। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की तैयारियों में जुटी बीजेपी, पर्यवेक्षकों की लिस्ट जारी, विधानसभा वार करेंगे भ्रमण, उम्मीदवारों के चयन पर होगा मंथन। उत्तराखंड कांग्रेस में बढ़ रही अनुशासनहीनता, पार्टी नेताओं पर नहीं हो रहा आलाकमान का असर, अनुशासन समिति ने भी खड़े किए हाथ। सवाल, कांग्रेस कैसे पार पाएगी आगामी चुनाव। राजधानी देहरादून में जल भराव की समस्या से जल्द मिलेगा छुटकारा, ड्रेनेज सिस्टम को लेकर बड़ा प्लान तैयार, 10,000 करोड़ रुपए के मास्टर प्लान पर होगा काम। उत्तराखंड में मानसून की दस्तक, पहाड़ पर फिर बड़ा भूस्खलन का खतरा, आपदा प्रबंधन विभाग ने किया तैयारियों का दावा। हेडलाइंस के बाद बुलेटिन में खबरें विस्तार से, और बात सबसे पहले कर लेते हैं पंचायत चुनाव की। उत्तराखंड में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की तारीखों का ऐलान होते ही राजनीतिक दलों में हलचल शुरू हो चुकी है। बीजेपी ने पंचायत चुनाव के मद्देनजर विधानसभा वार दो प्रवासी कार्यकर्ताओं की सूची जारी की है। बता दें कि ये सभी पर्यवेक्षक जिला पंचायत सदस्य पद के प्रत्याशियों के नामों का पैनल तैयार करेंगे। इसके अलावा चुनाव प्रबंधन की भी जिम्मेदारी ने सौंपी गई है। उधर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने बताया कि पंचायत चुनाव की अहम जिम्मेदारी कार्यकर्ताओं को दी गई है। देखिए, आज हमारे सभी विधायकगण हमारे जो चुनाव की दृष्टि में प्रेक्षक बनाए वो, इसके अलावा जिला अध्यक्ष जिला प्रभारी का वर्चुअल मीटिंग थी। हमने कहा कि कल से ही आज कल हमने घोषित कर दिए थे पर्यवेक्षक वो क्षेत्रों में जाएंगे, जिला पंचायत वार्ड में जाएंगे। हर जिला पंचायत वार्ड में जाकर प्रत्याशियों के पैनल को प्रदेश टोली के लिए भेजेंगे और पैनल बनाते इसमें प्रत्याशी की जीत की संभावना है, उसका प्रभाव और कार्यकर्ताओं से सामंजस्य, ये महत्वपूर्ण रहने वाला है। निश्चित रूप से सरकार और संगठन के द्वारा पूर्व से इसकी तैयारियां की गई हैं और भारतीय जनता पार्टी इन चुनावों में सभी सीटों पर भाजपा के प्रत्याशी जो हमारे समर्थित प्रत्याशी होंगे उनकी जीत होगी। इसके लिए संगठन प्रयास कर रहा है, इसके लिए रणनीति बना रहा है। वहीं पंचायत चुनाव को लेकर कांग्रेस भी एक्टिव मोड पर है। आपको बता दें कि अधिसूचना जारी होते ही रविवार को प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में अहम बैठक बुलाई गई, जिसमें पार्टी के तमाम दिग्गज नेता शामिल हुए। इस मौके पर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण महरा ने कहा कि पंचायत चुनाव को लेकर पार्टी के अनुभवी नेताओं के साथ रणनीति तय की गई है। वहीं इस दौरान पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने 2 चरणों में पंचायत चुनाव कराए जाने पर सवाल उठाया। हरदा ने आरक्षण के रोस्टर को शून्य घोषित करके नए सिरे से बनाने की बात कही। उधर नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने भी सरकार पर कई सवाल उठाए। देखिए, एक तो तैयारियों को लेकर था, कहाँ क्या हालात हैं उस पर भी चर्चा हुई, और जो आरक्षण इन्होंने किया उसकी घोर निंदा सभी लोगों ने की है और हम 24 तारीख का इंतज़ार करें कि किस तरीके का निर्णय आता है। उसके अलावा 2 चरणों में जो इन्होंने चुनाव किया है, और इन 2 चरणों में चुनाव में भी अगर आप उसको गौर से देखें तो बिल्कुल ऐसा लगता है कि महाराष्ट्र के पैटर्न में जिस तरीके से इन्होंने किया उसको करने की तैयारी है। कुछ लोगों की पहले ही ड्यूटीज़ लग चुके हैं क्योंकि एक बड़ा फासला रखा गया है। जो पंचायत राज की संवैधानिक अवधारणा है उसको पूर्णतः समाप्त कर दिया गया है, नष्ट कर दिया गया है। पंचायत राज अधिनियम को खत्म कर दिया गया है। आरक्षण पंचायत अधिनियम में जो आरक्षण की व्यवस्था है उसको समाप्त कर दिया गया है। खैर, हम पंचायती चुनावों का उत्सुकता से प्रतीक्षा कर रहे थे, मगर जिस प्रकार से इन्होंने आरक्षण के रोस्टर को गड़बड़ाया है, उसको शून्य घोषित करके नए सिरे से बनाने की बात कही है, उससे कई क्षेत्र इस जो रोस्टर का लाभ है उससे वंचित रह जाएंगे।
उत्तराखंड कांग्रेस को अपनी गुटबाजी की वजह से हमेशा मुंह की खानी पड़ती है और पार्टी के ऐसे हालात तब हैं जब दिल्ली में बैठे हाईकमान न जाने कितनी बार कांग्रेस नेताओं को अनुशासन का पाठ पढ़ा चुके हैं, लेकिन उत्तराखंड कांग्रेस के नेताओं पर इसका कोई असर नहीं दिख रहा है। और हैरानी की बात यह है कि पार्टी के आला नेता अनुशासनहीनता पर कोई एक्शन भी नहीं लेते। यह रिपोर्ट देखिए। उत्तराखंड कांग्रेस में बढ़ रही अनुशासनहीनता, पार्टी नेताओं पर नहीं हो रहा आला कमान का असर, अनुशासन समिति ने भी खड़े किए हाथ, हाईकमान भी नहीं सुलझा पाया मामला। कांग्रेस कैसे पार पाएगी आगामी चुनाव? बीते दिनों उत्तराखंड कांग्रेस की दिल्ली में बड़ी बैठक हुई जिसमें कांग्रेस नेताओं को अनुशासन का पाठ पढ़ाया गया, लेकिन दिल्ली में उत्तराखंड कांग्रेस के नेताओं को जो अनुशासन का पाठ पढ़ाया उसे वे प्रदेश में आते ही भूल गए और एक दूसरे पर इस तरह से बरस पड़े जैसे पुराने दुश्मन हो। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हरीश रावत हो या फिर हरक सिंह रावत, विधायक हरीश धामी हो या फिर तिलक राज बेहेड़, विधायक मयूख मेहर हो या फिर कांग्रेस नेता हरिंदर सिंह लाड़ी, इन तमाम बड़े नेताओं ने एक दूसरे पर आरोप लगाने में कोई कसर नहीं छोड़ी, जिससे साफ जाहिर होता है कि उत्तराखंड कांग्रेस के नेता केंद्रीय नेतृत्व के नियंत्रण से पूरी तरह से बाहर है। और ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि कांग्रेस में जो अनुशासनहीनता हो रही है उस पर केंद्रीय नेतृत्व ने ना तो कोई चेतावनी जारी की है और न ही कोई एक्शन लिया है। वहीं उत्तराखंड कांग्रेस की अनुशासन समिति भी इन बड़बोले नेताओं पर कोई एक्शन नहीं ले पाई। इसको लेकर जब कांग्रेस अनुशासन समिति के प्रदेश अध्यक्ष नवप्रभात से सवाल पूछा गया तो वह भी पल्ला झाड़ते नजर आए। उन्होंने कहा कि प्रदेश की कांग्रेस अनुशासन समिति का एक दायरा है, एक स्तर से ऊपर के जो लीडर है उनके मामले में एआईसीसी ही फैसला लेती है। जो प्रदेश की अनुशासन समिति है, मैं कई बार बता चुका हूँ कि उसकी सीमा निर्धारित है और एक स्तर से ऊपर के जो लोग हैं उनके लिए एआईसीसी ही संज्ञान लेती है। और माननीय अध्यक्ष जी जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और हमारे नेता राहुल गांधी जी और वेणुगोपाल जी लोगों को अपनी बात कह चुके हैं। उसके आगे अगर वो कोई इस किस्म की हरकत करते हैं तो निश्चित रूप से हाईकमान ही उसका संज्ञान लेगा। और इससे भी ज्यादा बड़ी हैरानी की बात यह है कि पार्टी के दिग्गज नेता ही अनुशासनहीनता को बड़ा मसला नहीं मानते हैं। कोई ऐसा थोड़ा बहुत कोई बातचीत किसी की हुई हो उसको मैं इतना गंभीर मसला नहीं मानता। और फिर पार्टी सक्षम है, पार्टी यदि कहीं ऐसी चीज़ होगी तो उसका समाधान निकाल देगी। और इन चीज़ों का समाधान भी टेलीविज़न से थोड़ी आता है। समाधान आएगा तो एक दूसरे के आमने सामने बातचीत से आएगा। वहीं अनुशासनहीनता के मसले पर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा का कहना है कि आने वाले समय में अगर दोबारा से किसी भी नेता ने अनुशासनहीनता की तो निश्चित तौर पर उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। देखिए, इस बीच तो मेरे ख्याल से शुरुआत में कुछ हुए थे, इस बीच को ऐसा बयान नहीं आया है। और ये बात हकीकत है कि जो एआईसीसी मेंबर्स हैं उनमें जो कार्रवाई होनी है वो एआईसीसी के लेवल से ही की जा सकती है। और मैंने आपको जैसा बताया, क्योंकि इस समय के जो हालात हैं समय और परिस्थिति को देखकर निर्णय लिए जाएंगे और निश्चित आप ये रहिए कि जिसने कुछ गलत किया होगा उसके खिलाफ निर्णय जरूर होगा। कांग्रेस में अनुशासनहीनता अपने चरम पर है, जिससे साफ है कि उत्तराखंड कांग्रेस के नेताओं पर हाईकमान का कोई नियंत्रण नहीं है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि कांग्रेस की इस गुटबाजी से आने वाले पंचायत चुनाव और 2027 में होने वाले विधानसभा चुनाव में कैसे पार पाएगी। रफ्तार मीडिया के लिए देहरादून से सुशांत सिंह की रिपोर्ट। रविवार को हल्द्वानी के स्वराज आश्रम में महानगर महिला कांग्रेस की अध्यक्षता में बताया जा रहा है कि एक बैठक हुई जिसमें अध्यक्ष मधु सांगुड़ी ने अपनी कार्यकारिणी का विस्तार करते हुए पदाधिकारियों को नियुक्ति पत्र देकर सम्मानित किया। बता दें कि कार्यक्रम में स्थानीय विधायक सुमित हृदय भी मौजूद रहे और उन्होंने महानगर महिला कांग्रेस की नई सेना को बधाई दी। और इस मौके पर विधायक सुमित हृदय ने कहा कि कांग्रेस की सेना पार्टी की रीति नीति को जनता तक पहुंचाएगी। उधर महानगर महिला कांग्रेस के अध्यक्ष ने कहा कि राजनीति में महिलाओं का योगदान काफी अहम है। देखिए, मातृशक्ति हमारा जन आधार ही नहीं, हमारा स्रोत है, राजनीति का भी स्रोत है, सामाजिक स्रोत है।
और अवश्य जो हमारी महानगर अध्यक्ष हैं, मैं इनको बहुत बधाई देता हूँ। हमारी परम आदरणीय दीदी हैं मधु सांगुड़ी जी, आपने और आपकी जितनी टीम है, आपने आज यहाँ पद बांटे हैं और पदाधिकारी देखिए बने जो लोग हैं, मैं उनसे एक ही चीज़ कहना चाहता हूँ, आज सबसे अगर कोई परेशानी समाज में जो झेल रहा है वो महिला झेल रही है, चाहे घर की परेशानी हो, बेरोजगारी की हो, चाहे यातना हो। देखिए, महिलाओं की हमेशा चाहे इस प्रदेश को बनाने की बात हो, चाहे जमीन आधार हो, महिलाएं हमेशा ही बढ़ चढ़ के भागीदारी करती हैं। महिलाएं इस पृथ्वी का हर चीज़ का आधार हैं। मैं तो कहना चाहती हूँ महिलाएं हमेशा बढ़ चढ़ के कोई भी काम हो, महिलाओं की भागीदारी रहती है। तो महिला कांग्रेस का हमने विस्तार किया है। जितनी भी महिलाओं को हमने भागीदारी दी हुई है, सब पुरानी और कर्तव्यनिष्ठ महिलाएं हैं, सब अपने अपने क्षेत्र में प्रभावी हैं। तो हमने उन्हीं महिलाओं को यहाँ पर दायित्व दिया है। राजधानी देहरादून में बरसात शुरू होते ही कई इलाकों में जल भराव की समस्या लोगों को परेशान करती है। हालांकि धरातल पर हुए ड्रेनेज सिस्टम के बाद भी हालात जस के तस हैं। तो 2 बार के मेयर और धर्मपुर से बीजेपी विधायक विनोद चमोली ने भी इस बात को माना है कि शहर में जल भराव एक बड़ी समस्या है। हालांकि उन्होंने कहा है कि सरकार ड्रेनेज सिस्टम को लेकर एक बड़ा प्लान तैयार कर रही है। लगभग 10,000 करोड़ रुपए के मास्टर प्लान से देहरादून शहर की जल भराव की समस्या को दूर किया जाएगा। देखिए, मैं तमाम वर्षों से इस शहर में काम कर रहा हूँ और शहर के डेवलपमेंट को मैंने कई सालों से लगातार होते हुए देखा भी है, मेरे हाथों से हुआ भी है। लेकिन जो अनियोजित विकास यहाँ पर हुआ है, अनियंत्रित विकास हुआ है और बढ़ती हुई जो आबादी है, वो एक चुनौती बनी है हमारे लिए। और उसके कारण आज आप देख रहे हैं कि तमाम जगह सरकार प्रयास कर रही है कि हम ड्रेनेज सिस्टम ठीक करें, हम सीवरेज सिस्टम ठीक करें, हम पीने के पानी का सिस्टम ठीक करें, हम सड़कें ठीक करें। लेकिन उसके बावजूद ये सब प्रयास आधे अधूरे हो रहे हैं, कम पड़ रहे हैं। इसके लिए आवश्यक है कि एक बड़ी योजना आए। उत्तराखंड में मानसून अपनी दस्तक दे चुका है और पहाड़ पर भूस्खलन का खतरा बढ़ गया है। हर साल की तरह इस साल भी आपदा प्रबंधन विभाग अपनी तैयारियों को पुख्ता बता रहा है, लेकिन जमीनी हकीकत किसी से छिपी नहीं है। आपदाओं से बचाव के लिए दावे तो खूब किए जाते हैं, लेकिन आपदाएं प्रदेश को गहरा जख्म हर साल दे जाती है। ये रिपोर्ट देखिए। उत्तराखंड में मानसून की दस्तक, पहाड़ों पर बढ़ा भूस्खलन का खतरा, आपदा प्रबंधन विभाग ने किया तैयारियों का दावा। उत्तराखंड प्राकृतिक लिहाज से काफी संवेदनशील प्रदेश है। ऐसे में हर साल आपदाएं प्रदेश को गहरा जख्म दे जाती है, खासतौर पर बरसात के सीजन में, जिसके कारण जान और माल दोनों का नुकसान होता है। हालांकि मानसून सीजन से पहले राज्य आपदा प्रबंधन विभाग दूसरे विभागों के साथ मिलकर मानसून सीजन की चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयारी करता है, जिसको लेकर कई मॉक ड्रिल भी आयोजित की जाती है। लेकिन प्रकृति के सामने सभी तैयारियां नाकाफी साबित होती है और हर साल आपदाओं के कारण कई लोग अपनी जान गंवा देते हैं। इतना ही नहीं, पहाड़ों पर रहने वाले स्थानीय लोगों की जिंदगी भर की कमाई भी आपदा की भेंट चढ़ जाती है। प्रदेश में जिस समय मानसून दस्तक देता है, उस समय चारधाम यात्रा अपने चरम पर होती है और कई बार रास्ते से गुजर रहे श्रद्धालु आपदा का शिकार हो जाते हैं। हैरानी की बात यह है कि समय समय पर मौसम विभाग पूरे प्रदेश के लिए रोजाना एक फोरकास्ट जारी करता है, जबकि हर जिला मुख्यालय में मौसम की अपडेट को लेकर हर 3 घंटे में अपडेट भी दिया जाता है। बावजूद इसके खराब मौसम में यात्रा नहीं रोकी जाती, जिसका खामियाजा श्रद्धालुओं को भुगतना पड़ता है। बिल्कुल, इसके लिए देखिए, जो फोरकास्ट राउंड द क्लॉक हम लोग देते हैं, तो एक तो जैसे स्टेट के लिए जो बुलेटिन है उसमें क्या डिस्ट्रीब्यूशन रहने वाला है और क्या उसमें वार्निंग है, तो ये सब स्टेट गवर्नमेंट को शेयर किया जाता है, आपदा प्रबंधन को। वो आगे उसको जो अपने डिस्ट्रिक्ट से या हम लोग भी डिस्ट्रिक्ट तक भी वो सब चीज़ें शेयर करते हैं, तो उनको पता रहता है कि हाँ क्या एक्टिविटी या किस तरह का बोला गया है, तो एक तैयारी अपने स्तर पर रखते हैं। दूसरा है कि जो नाव कास्ट है वो भी हम देते हैं हर 3-3 घंटे में। तो नाव कास्ट में अगर लग रहा है कि कहीं पे ज़्यादा एक्टिविटी होने वाली है या हो रही है, तो उसमें हम लोग जो है SMS के थ्रू जो है एक कैप जो है जो किया गया है। कैप का मतलब आपका हो गया कि कॉमन अलर्ट प्रोटोकॉल, तो NDMA ने इसको डेवलप किया है। तो एरिया स्पेसिफिक के लिए रहेगा। मान लीजिए कि जो हमको हैवी रेन या इंटेंस स्पेल है, उसके एक्सपेक्टेशन की देहरादून मसूरी में वो होने वाली है, तो उसी एरिया को पॉलीगन बना के उस एरिया का, तो उस एरिया के लिए वो जाएगा और जो लोग वहाँ पर होंगे उनको वो SMS मिलेगा। अगर चारधाम यात्रा के दौरान भूस्खलन प्रभावित क्षेत्रों पर एक नजर डाले तो उत्तराखंड चारधाम यात्रा मार्ग में करीब 163 लैंडस्लाइड जोन हैं।
केदारनाथ में 2013 की आपदा के बाद पैदल रास्ते को दुरुस्त किया गया था। केदारनाथ में पूरे पैदल मार्ग में खड़े पहाड़ों को काटकर बनाया गया था ये रास्ता। पैदल मार्ग में सरकारी आंकड़ों के हिसाब से 13 लैंडस्लाइड जोन है। पैदल मार्ग के अलावा ऋषिकेश से चारों धामों के मार्ग में कई लैंडस्लाइड जोन चिन्हित किए गए हैं। केदारनाथ में छोटी लिंचोली और बड़ी लिंचोली में डेंजर जोन है। इन डेंजर जोन में हर साल आपदा के कारण कई मौतें होती है। इस साल केदारनाथ पैदल मार्ग में अभी तक 2 घटनाएं हो चुकी हैं, जिनमें 5 लोगों की मौत हो चुकी है। हर साल मानसून सीजन से पहले राज्य आपदा प्रबंधन विभाग दावा करता है कि चारधाम यात्रा मार्ग सहित उत्तराखंड के पर्वतीय क्षेत्रों के सभी लैंडस्लाइड जोन और डेंजर जोन को चिन्हित किया गया है, जहां पर सावधानी बरतने की बात कही जाती है। लेकिन फिर भी इन लैंडस्लाइड जोन में बार बार हादसे होते रहते हैं, जो आपदा प्रबंधन विभाग के दावों की पोल खोलते हैं। लेकिन हर बार की तरह इस बार भी आपदा प्रबंधन विभाग ने अपनी पूरी तैयारियां करने का दावा किया है। देखिए, विगत वर्षों में हमारी ULMMC की टीम गई थी, उसने लैंडस्लाइड जोन्स छांटे थे। तो जो भी लैंडस्लाइड जोन्स थे उसमें से मैक्सिमम में काम पूरा हो गया है। कुछ में वित्तीय स्वीकृति का कार्रवाई चल रही है, कई विभाग इन्वॉल्व है उसमें हैं, और कुछ में काम चल रहा है। और जहाँ पे केदारनाथ जी का बता रहे हैं वो लैंडस्लाइड जोन नहीं था, पत्थर कई जगह गिरते हैं। जब बरसात होती है तो पहाड़ों में पत्थर लगातार शूटिंग स्टोन आते रहते हैं। तो उसमें लोगों से हम यही अनुरोध करेंगे कि जब बरसात हो रही हो, वर्षा के दौरान यात्रा करने से बचें, चाहे पैदल यात्रा हो चाहे व्हीकल से यात्रा हो, क्योंकि पत्थर गिरने का डर रहता है। पत्थर गिरने के बाद घायल होने का या व्हीकल के नुकसान होने का खतरा रहता है। थोड़ा सा वेट कर लें, थोड़ा इंतजार करके बरसात को रुकने दें। जब बरसात रुकेगी पत्थर गिरना बंद हो जाएगा। राज्य में मानसून सीजन के दौरान आने वाली आपदाएं, चाहे भूस्खलन की घटना हो या फिर बादल फटना या फिर बाढ़, ये तमाम आपदाएं स्थानीय लोगों के लिए गहरे जख्म छोड़ जाती हैं। इन आपदाओं के कारण जानमाल को भारी नुकसान होता है और बुनियादी ढांचे को भी क्षति पहुंचती है। हालांकि प्राकृतिक आपदाओं पर किसी का वश नहीं होता, लेकिन पुख्ता तैयारियों से नुकसान की गुंजाइश कम की जा सकती है। रफ्तार मीडिया के लिए देहरादून से हिमांशु चौहान की रिपोर्ट। वहीं बरसात का सीजन शुरू होते ही दुश्वारियां भी बढ़ने लगी है। बात अगर रुड़की नगर निगम की करें तो कुछ घंटों की बारिश ने नगर निगम के दावों की पोल खोल कर रख दी है। ये तस्वीरें रामपुर चुंगी की है, जहां कई फीट जल भराव देखने को मिला, जिसकी वजह से लोगों को आवाजाही में खासा परेशानियों का सामना करना पड़ा। ये रामपुर चुंगी है और हर साल ऐसे ही पानी भरता है यहाँ। तो क्या नगर निगम कोई यहाँ पानी का उपाय नहीं है? नालों की सफाई सही तरह से कोई नहीं हुई नहीं। तो इसी वजह से भरा है। इसी वजह से पीछे भी पानी भर रहा, काशीपुरी में भी और इधर बराबर गुलाब नगर में। तो गाड़ियाँ घसीट रहे हैं लोग, इनकी गाड़ियाँ अब पानी में देखो किस तरह जा रही है। वहीं उत्तराखंड में ऑपरेशन लगाम के तहत सार्वजनिक स्थानों पर शराब पीने, शराब पीकर वाहन चलाने, यातायात के नियमों का उल्लंघन करने और हुड़दंग मचाने वालों के खिलाफ पुलिस कार्रवाई कर रही है। बात देहरादून की करी जाए तो दून पुलिस की माने तो महज 15 दिनों में करीब 3,500 वाहनों पर कार्रवाई हो चुकी है। उधर IG गढ़वाल ने बताया कि देवभूमि में सभी पर्यटकों का सम्मान किया जाता है, लेकिन अगर कोई नियमों का उल्लंघन करता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। उधर हल्द्वानी के CMT कॉलोनी में रहने वाले स्थानीय लोगों ने स्मार्ट मीटर को लेकर सवाल उठाए हैं। दरअसल कॉलोनी में रहने वाले एक उपभोक्ता का 1 महीने का बिल 2,61,100 रुपए आया। उपभोक्ता ने जब बिल को देखा तो उसके होश उड़ गए। और इतना ही नहीं, कॉलोनी में रहने वाली एक और महिला के पास मैसेज आया कि आपका बिल 23 लाख रुपए का आया है। और ऐसे में परेशान लोगों ने UPCL से संपर्क किया तो समस्या का समाधान हुआ। उधर UPCL उपभोक्ताओं को साइबर ठगी को लेकर जागरूक करने की बात कह रहा है। मेरा नाम है किशोर चंदारिया। हमें समस्या आ रही है स्मार्ट मीटर से। जब से स्मार्ट मीटर लगाए बिल बहुत ही ज़्यादा आ रहा था, अब तो अति हो गई, हमारी निधि हराम हो गई। 2,62,000 का बिल, 62,100 रुपये का बिल आया हमारा। 2,62,100 रुपये, हाँ, एक 1.5 महीने का। ये तो कब आया है बिल? ये अभी आया है 1-2 दिन में। जी, मेरा नाम कविता है, CMT डहरिया से। बिल का यहाँ पे बहुत ज़्यादा इशू है, बहुत ज़्यादा बिल आ रहा है। पिछले मार्च में हमारा 23 लाख का बिल था। फिर गए थे वहाँ पे बिजली विभाग में, यहाँ से वहाँ दौड़ा रहे थे वो। फाइनली हमारा वो हो गया था, 700 के समथिंग हमारा फिर बिल आया था। 2 लाख का जो बिल बता रहा हूँ ASD का बिल था, जो हमने करेक्शन करके 3,855 रुपये का बिल है। वो 2 लाख का नहीं है बिल। वो
एक्चुअल बिल वो 3,855 रुपये का है। कंज्यूमर के पास जो बिल गया है वो 2,61,100 रुपये का बिल पहुंचा है, तो वो क्या होगा? वो अभी शॉर्ट आउट होगा? नहीं, शॉर्ट आउट हो गया, वो उसी समय शॉर्ट आउट हो गया। वो प्रॉब्लम क्या है सर, क्यों ऐसा हुआ था? वो फरवरी में जो बिल बना था ना उनका गड़बड़ जी, वो बिल अब ठीक करा था उस समय पर, तो उसके ASD मांगता है। वो तो बिल बनता है नेक्स्ट वाला, तो उसमें ASD मांगता है, वो ASD की अमाउंट थी वो, ना कि बिल की अमाउंट। वहीं पौड़ी में पुलिस ने बीमा पॉलिसी और बैंक खाता खोलकर डेथ क्लेम के नाम पर लाखों की ठगी की साजिश पर पानी फेरा है। मामले का खुलासा करते हुए SSP लोकेश्वर सिंह ने बताया कि धोखाधड़ी को अंजाम देने वाले 2 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। उन्होंने बताया कि आदित्य बिरला सन लाइफ इंश्योरेंस नई दिल्ली कार्यालय के प्रतिनिधि ने पौड़ी पुलिस को शिकायत दर्ज करवाई थी। इसमें फर्जी दस्तावेज के जरिए 20 लाख रुपए हड़पने की साजिश रची गई थी। रुड़की में जलवीर मोनू ने एक बार फिर से मानवता का परिचय दिया है। दरअसल गंगनहर में नहा रहे कुछ दोस्तों में से एक युवक डूबने लगा। साथी को डूबता देख जब उसके दोस्तों ने शोर मचाया तो गंगनहर के किनारे भुट्टा बेच रहे जलवीर मोनू ने आनन फानन में नहर में कूदकर युवक की जान बचा ली। बता दें कि ये पहली बार नहीं है जब जलवीर मोनू ने किसी को बचाया हो। इससे पहले भी मोनू कई जिंदगियां बचा चुके हैं। नहर पार कर रहा था, सेकी में कर रहा है, दोस्तों के साथ आया था, 3 दोस्तों का भगवानपुर का है वो, तो नहर पार कर रहा, नहर पार करते हुए डूबने लग गया। इधर से उधर मेरी दुकान है शायद ही, तो उसे डूबते हुए देखा, सीधा एकदम कूदा हूँ, उसे बचाया हूँ। अच्छा। राहुल अपना नाम बता रहा, भगवानपुर साइड से रहने वाला है। अभी के लिए फिलहाल इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की तैयारियों में जुटी बीजेपी, पर्यवेक्षकों की लिस्ट जारी, विधानसभा वार करेंगे भ्रमण, उम्मीदवारों के चयन पर होगा मंथन। उत्तराखंड कांग्रेस में बढ़ रही अनुशासनहीनता, पार्टी नेताओं पर नहीं हो रहा आलाकमान का असर, अनुशासन समिति ने भी खड़े किए हाथ। सवाल, कांग्रेस कैसे पार पाएगी आगामी चुनाव। राजधानी देहरादून में जल भराव की समस्या से जल्द मिलेगा छुटकारा, ड्रेनेज सिस्टम को लेकर बड़ा प्लान तैयार, 10,000 करोड़ रुपए के मास्टर प्लान पर होगा काम। उत्तराखंड में मानसून की दस्तक, पहाड़ पर फिर बड़ा भूस्खलन का खतरा, आपदा प्रबंधन विभाग ने किया तैयारियों का दावा।